देश में जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली थी, संविधान में जिसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, आज बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कई वर्ष इस गणतंत्र के आपके समक्ष, इस गणतंत्र के अच्छे क्षण के ये गवाह हैं, और इस गणतंत्र में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवाह हैं। This government cannot murder the democracy as it is doing now. कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। 150 के करीब पार्लियामेंट मेंबर का सस्पेंशन कभी सुना नहीं इतिहास में, और इस तरीके से सस्पेंड करने का मतलब है कि अगले बार अगर जीत के आएंगे तो पार्लियामेंट भी रहेगी या नहीं रहेगी, उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह है। ये निलंबन 146 सांसदों का नहीं हुआ है, निलंबन हुआ है डेमोक्रेसी का। And he has been spearheading for this alliance to be formed to dethrone the BJP government which is in power in the union, which is totally destabilizing the federalism and the secularism of the country. और जो कुछ हुआ तो खाली देशवासियों को, सदस्य को देश के गृहमंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। बीजेपी के सांसद सब भग लिए, वो अलग बात है। ये इंडिया अलायंस क्यों बना? इंडिया अलायंस इसलिए बना जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। मैं अपनी बात मुख्तसर करूंगा। मेरा ये अनुरोध है, मेरी ये बात है कि आप जब ये सारा जुज्जत है उसमें अपने जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ आवाम को ना भूलिए जो अभी जमहूरी इदारों से महरूम है, जहां पर अफसरशाही चल रही है। और आज आपने देखा क्या वाक़ात हो रहे हैं जिससे सारे देश को चुनौती है, जो सारे देश का कंसर्न है। बहरहाल जो है ये हमारी जुज्जत जमहूरियत के लिए और हमारी पॉस्टेरिटी का अमानत है, हमारे पास आने वाली नस्लों की अमानत है हमारे पास जमहूरियत, हमें इसकी हिफाजत करनी है, ये हम पर लाजिम है। तो पूरा विश्वास है मुझे कि हम कामयाबी से हमकिनार होंगे। और मेरी आपसे फिर एक बार ये अनुरोध होगा कि जम्मू कश्मीर के 1.5 करोड़ लोगों को भी अपने 19 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोगों ने ये तय किया शॉर्ट नोटिस में कि 22 तारीख को पूरे देश में हम विरोध करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि आज ठीक जैसे दिल्ली में इस समय हम लोग जमा हुए हैं, देश के हर राज्य राजधानी में, और मेरे पास सूचना है कि कई जिलों में पंचायत के स्तर पर भी लोग सड़क पर उतर करके इसका विरोध कर रहे हैं। हमारे देश में जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली थी, संविधान में जिसकी पूरी व्यवस्था की गई थी, आज बिल्कुल उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। दिसंबर महीने में हमने जो देखा, महुआ मैत्रा जी के निष्कासन से जिस सिलसिले की शुरुआत हुई, वो देखते ही देखते 40, 50, 70, 80 करते करते 146 सांसदों के निलंबन में पहुंच गया है। इसका मतलब है कि आज हमारे देश में संसद के अंदर अब कोई विरोध के लिए सरकार नहीं चाहती है कि कोई जगह हो। संसदीय लोकतंत्र में बिल्कुल जरूरी है कि सरकार वो संसद के सामने जवाबदेह हो। 13 दिसंबर की जो घटना थी, इतनी बड़ी घटना, इसके बाद संसद में बयान देना था गृह मंत्री को, लेकिन हमने देखा कि इन लोगों ने आदत बना ली है, ना मणिपुर पर एक शब्द बोलते हैं, ना प्रधानमंत्री कभी संसद में आते हैं। संसद को भी इन लोगों ने समझ लिया कि कोई चुनाव की सभा है, और इसीलिए संसद के अंदर संसद की सबसे ज्यादा उपेक्षा, संसद का सबसे ज्यादा अपमान इस समय सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार किया जा रहा है। और जब सड़क पर हम आवाज उठा रहे हैं, तो सड़क पर आवाज हम ना उठा सके
इसकी भी पूरी तैयारी हो रही है। संसद से सांसदों को बाहर किया गया, ये तस्वीर का एक पहलू है। उसी तस्वीर का दूसरा पहलू कि इसी दिसंबर के महीने में इस संसद में किस तरह के कानून बना दिए गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का चयन करने के लिए प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के जरिए एक 3 लोगों की कमेटी के जरिए हो। इसको बदल करके कर दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर, उनके साथ कैबिनेट के एक और सदस्य। इसका मतलब 3 लोगों की कमेटी में 2 लोग सरकार के हैं, तो चुनाव आयोग की अब कोई निष्पक्षता खत्म। आप देख रहे हैं कि 3 कानून जो लाए गए इस समय देश में क्रिमिनल लॉ को बदलने के नाम पर, वो बिल्कुल अंग्रेजों के रास्ते पर, उसी तर्ज पर देश को चलाना चाहते हैं, जहां संसद विपक्ष मुक्त हो जाए, सड़क आंदोलन मुक्त हो जाए और हमारे देश का जो गणतंत्र है वो उसमें कहीं कोई असहमति के लिए गुंजाइश ना हो। इसलिए साथियों, सवाल सिर्फ सांसदों के निलंबन का नहीं है। आने वाले दिन में भारत के लोकतंत्र को खत्म करके जो तानाशाही, एक स्थायी तानाशाही थोपने की साजिश चल रही है, आज उस साजिश को चकनाचूर करने के लिए इंडिया गठबंधन ने ऐलान किया है एक बड़े निर्णायक राष्ट्रीय आंदोलन के लिए। और हम आप सबसे अपील करेंगे कि हमारी ये जिम्मेदारी है, हम सब लोग मिलकर के इस महान राष्ट्रीय एक आंदोलन खड़ा करें, ताकि बिल्कुल जिस समय आजादी के लिए हम लोग लड़ रहे थे, सब एक हो करके आज लोकतंत्र की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए बिल्कुल उसी तरह से सब लोग एक होकर के हम लोग लड़ेंगे। बस एक बात कहूंगा, चूंकि नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, ये सिर्फ व्यक्ति नहीं है, कई वर्ष इस गणतंत्र के आपके समक्ष, इस गणतंत्र के अच्छे क्षण के ये गवाह हैं, और इस गणतंत्र में जो विसंगतियां आई हैं उसके भी गवाह हैं। तो ये मैं आरंभिक टिप्पणी, साथियों, लोकतंत्र नहीं बचेगा तो आपका माइक, आपका चैनल, आपका संवाद भी नहीं बचेगा। इसलिए इस खतरे को आप भी समझिए। जो व्यक्ति और जो निजाम अभी सत्ता में है, उसे विपक्ष मुक्त संसद चाहिए, प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए, खिलाड़ी मुक्त खेल चाहिए, और उसे सवाल मुक्त प्रेस चाहिए, सवाल मुक्त मीडिया चाहिए। तो ये लड़ाई सिर्फ हम निलंबित सांसदों की नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं, अक्सर जाते हैं, तो वहां सीना ठोक के कहते हैं कि मैं लोकतंत्र की जननी वाले देश से आया हूं। 150 सांसदों का निलंबन। जब बाहर जाओगे मोदी जी, किस मुंह से कहोगे कि लोकतंत्र की जननी के देश से आया हूं? आपने तो मां को बीमार कर दिया। मां बेचारी रुग्णावस्था में है, मां इंटेंसिव केयर यूनिट में है। तो ये लड़ाई महज सांसदों के अधिकार की नहीं है। वो इमारत जिसे संसद कहते हैं, 800 लोग बैठते हैं, वो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी, मदुरई से मध्य प्रदेश, अगर उसकी सुरक्षा में चूक है तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कश्मीर का मसला हो, हमने तब भी कहा था, मैं श्रद्धांजलि देता हूं राजौरी में शहीद लोगों की, लेकिन तब भी कहा था कि आप कश्मीर की नॉर्मलिटी दिल्ली के दरबार से बोलते हैं। कश्मीर नॉर्मल फील नहीं कर रहा है, आप पूरे देश को कश्मीर में तब्दील करना चाहते हैं, तमाम चीजों पे पाबंदियां लगाना चाहती हैं। सड़कें जाग उठेंगी, सड़कों पे निलंबन का आपके पास कोई रास्ता नहीं है। कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर नहीं है जो मुझे कह दे कि सड़क पे तूफान ना मचाओ। मैं लालू जी की ओर से, तेजस्वी जी की ओर से एकजुटता का आह्वान करता हूं। जय हिंद। मैं ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, हमारी नेत्री ममता बनर्जी के पार्टी से यहाँ उपस्थित हूँ। मैं सिर्फ ये आपसे अपील करना चाहूँगी कि अब जो बीजेपी का सरकार देश में डेमोक्रेसी मुक्त और गरीबों की जो आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑपोजिशन के आवाज़ को बंद करने की, कत्ल करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको रोकने के लिए इतने सब सीनियर लीडरशिप, सब पार्टियों के लीडरशिप यहाँ उपस्थित हुए हैं। इंडिया अलायंस
आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इस बीजेपी का जो अन्याय है, अत्याचार है, उसके खिलाफ एक आवाज़ होके आपके सामने आए हैं। तो वो बीजेपी जो डेमोक्रेसी को कत्ल करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी आवाज़ है। वो लोग जो बीजेपी कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी मुक्त देश को करने की कोशिश कर रहे हैं, हम लोग आपके पास ये अपील रखेंगे कि बीजेपी मुक्त देश हम लोग कर सके। The India Alliance must move together and fight together. Put up a collective fight against BJP, RSS combined. And they must be defeated. And country must be saved. Constitution must be saved. Democracy must be saved. Our constitution makes it clear we should strive for justice, social, political, economic to all our citizens. When are we going to do? When are we going to ensure all means of livelihood for our poor people, for our toiling people? We'll have to think over. The constitution is under attack, and this is what we are saying. A fascist onslaught is emerging every passing day. This fascist onslaught must be stopped. Let us go to the people, mobilize the people, and warn Mr. Modi. In a democracy, you cannot take people for granted. इसी जंतर मंतर पर हमारी बेटियां धरने पर बैठी थी, हमारी बहनी बेटियां जिन्होंने देश को सम्मान दिया, उनको जिस तरह से असम्मानित किया गया, किसानों की बेटियों को जिस तरह सम्मानित किया गया, आज मैं कहना चाहता हूं कि उसके साथ आज सारे हमारे समाज को, किसानों को, हमारे देहात के लोगों को, हमारी बहनों को असम्मानित किया गया। और आप पार्लियामेंट के अंदर किसी की आवाज सुनना नहीं चाहते। आप डर गए हैं, आप भयभीत हैं, आप डर गए हैं कि ये एकता आपके लिए खतरा बन गई है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका जुल्म बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और एक साहिल लुधियानवी ने कहा था कि खून फिर खून है, खून फिर खून है, गिरता है तो जम जाता है, जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है। इस जुल्म को मिटाने का वक्त आ गया है, इस जुल्म को हटाने का वक्त आ गया है। और ये लड़ाई 146 एमपीज की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई केवल लोकतंत्र की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई पार्लियामेंट की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई है, ये दूसरी जंग आजादी है। यानी देश की संप्रभुता हमारी है, यानी लोगों की। और ये संप्रभुता किस तरीके से हम लागू करवाते हैं? हम चुनते हैं हमारे प्रतिनिधि, और वो प्रतिनिधि बनाते सरकार। सरकार की जवाबदारी है पार्लियामेंट को, और एमपीओं की जवाबदारी है लोगों को। ये है संविधान का सारांश। आज पार्लियामेंट को ही भंग करते हुए, एमपीओं को हटाते हुए, इस संविधान का पूरा रीढ़ की हड्डी को तोड़ रहे हैं मोदी साहब और ये भाजपा की सरकार। तो आज उनको सत्ता से हटाना ज़रूरी है। और उनकी प्रचार जो है कि अमृतकाल आ गया है और आने वाले समय अमृतकाल और आएगा, तो याद करिएगा ये अमृत की पैदाइशी होती कैसे? विष्णु पुराना कहता है कि समुद्र मंथन जब चल रही थी तब अमृत का कलश जो है उभर कर आया। सब लोग बैठे हुए थे कि उसको हासिल करने के लिए, और पहला ये अमृत का कलश चले जाता है गलत लोगों के हाथ में। अब गलत लोगों के हाथ से अच्छे लोगों के हाथ में कैसे ले आना, वो एक और कांड है विष्णु पुराना का। वो समय जब आएगा तब बताएंगे। लेकिन आज हम उस मुकाम पर खड़े हैं। अमृत आज गलत हाथों में है। इस गलत हाथों से अमृत को वापस लाना है देश की जनता की भलाई के लिए, अपने देश को बचाने के लिए। तो सही अमृत काल अगर लाना है तो आज जो अमृत गलत हाथों में पहुंचा, उन गलत हाथों को सत्ता से दूर रखना है, उनको अपने सरकार से दूर रखना है, और ये हमारा संकल्प है। ये निलंबन 146 सांसदों का नहीं हुआ है, निलंबन हुआ है डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र का निलंबन हुआ है। देश की सर्वोच्च पंचायत
डेमोक्रेसी की सर्वोच्च संस्था के अंदर बुलडोजर चला दिया गया। उस बुलडोजर का सैंपल आपने देखा और उसका मैसेज यही है कि आवाज मत उठाना, सवाल मत पूछना, अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारे साथ ये हशर किया जाएगा। आज देश किन परिस्थितियों से गुजर रहा है, वो प्यार मोहब्बत, गंगा जमनी तहजीब, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद आज किस जगह पर है, सांप्रदायिक सौहार्द को कितना बड़ा खतरा है। देश की दूसरी बड़ी आबादी मुसलमान आज फिक्रमंद है कि हमारी नस्लों का क्या होगा, हमारा क्या होगा। क्या ये वही बापू का देश है जिसके लिए हम सब ने मिलके, हिंदू मुसलमानों ने कुर्बानियां दी थी। आज इस देश के खतरे को हम और आपको चुनौती है, हमें इससे लड़ना है और इन्हें भगाना है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। एक शेर के साथ अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि दौरे हयात आएगा, दौरे हयात आएगा, कातिल कज़ा के बाद है इब्तिदा हमारी तेरी इंतहा के बाद। I have come here as the representative of Mr. M.K. Stalin, the president of DMK party and the chief minister of Tamil Nadu. He has been in the India alliance since beginning, and he has been spearheading for this alliance to be formed to dethrone the BJP government which is in power in the union, which is totally destabilizing the federalism and the secularism of the country. The BJP government in power is making use of the governors in the opposition ruling parties to obstruct the functioning of the state governments. A government which has been elected with a majority of the people are not able to enact laws and implement schemes for the welfare of the people because the governors stand on the way as an instrument of the union government. Federalism is the base of India and the Indian constitution. That is now crumbling. India is the largest democracy in the world. Now in this country, democracy is in peril. This protest we are holding today and across India is to condemn and to make known the people that never as in the history of Indian Parliament, 146 members of Parliament have been suspended. For what reason? It has been portrayed to the people by the government that we have disrupted the Parliament proceedings. No. On December 13th, 2023, two persons entered into Lok Sabha and proved that the security of the nation is in our hands. If we can encroach into the parliament where the security is strong, anything can happen in this country that could be construed as a message. The opposition parties in the parliament just demanded for a statement from the Home Minister, who is responsible for the security of the nation. If the security in the parliament itself is not safe, what is the security to the common citizen in this country who is going everywhere? So they are bound to reply to the parliament. In a democratic country, the executive is accountable to the parliament. The Prime Minister and the Home Minister every day come to the Parliament House, but not to the Parliament. They don't take it as a serious forum where it is being discussed. So we insisted that 146 MPs have been thrown out and they have enacted all the laws they wanted to. The laws they have enacted are all draconian. They are all encroaching into the rights of the states. Our foremost duty, not only those who are gathered here, through these people, we want to tell every citizen of this country, your duty is to unseat the BJP government in 2024. इस देश के संसद ने जो बात कही, इससे देश के प्रजातंत्र को बड़ी चोट लगी। देश के पार्लियामेंट में कई लोग आ गए, घुसे, वहाँ आकर स्लोगन दे दी, और जो कुछ हुआ वो खाली देशवासियों को, सदस्य को, देश के गृह मंत्री ने आकर बताने की आवश्यकता है। इतनी मांग
देश के अल्पसंख्यक पार्टी के लोगों ने की, इसकी कीमत 140 से ज़्यादा सांसदों को सदन के बाहर रखने का काम मोदी सरकार ने किया। वो समझते हैं कि विपक्ष के लोगों के खिलाफ इस तरह से कदम उठाएंगे तो देश की विपक्ष उनका आवाज़ हम बंद कर सकते हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि देश की संसद हो, प्रजातंत्र हो, इसके बचाने के लिए जो कुछ कीमत देनी पड़ेगी वो कीमत देने के लिए आज मंच पर बैठे हुए सभी राजनीतिक दल पूरे दिल से तैयार है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए, थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भाग लिए। वो अलग बात है। वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। दूसरा सवाल, सिक्योरिटी ब्रीच का सवाल तो है, मगर दूसरा सवाल भी है। उन्होंने ये प्रोटेस्ट क्यों करी? उसका कारण क्या था? बेरोजगारी। देश में भयंकर बेरोजगारी। इस देश का युवा आज रोजगार नहीं पा सकता है। मैंने किसी से कहा, जो सर्वे करते हैं, मैंने किसी से कहा एक काम करो, एक छोटा सा सर्वे करो। किसी भी शहर में चले जाओ, छोटा सा सर्वे करो, पता लगाओ कि हमारे जो युवा हैं हिंदुस्तान के, भैया ठहर जाओ, हिंदुस्तान के जो युवा हैं, ये जो आपने सेलफोन पकड़ रखे हैं, इस पे दिन में कितना घंटा, मतलब इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे कितने घंटे रहते हैं? मैंने ये सवाल पूछा और छोटी सी सर्वे करा दी, कोई बड़ी सर्वे नहीं, बस चेक करने के लिए। मैं हैरान हो गया। 7.5 घंटे जवाब मिला। 7.5 घंटे युवा फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, ईमेल पे, अपने फोन पर, जैसे देखिए यहां पे सारे के सारे लोग फोन लिए पकड़े हुए हैं, देख रहे हैं। 7.5 घंटे नरेंद्र मोदी जी की सरकार में हिंदुस्तान का युवा सेलफोन पे बैठा है। क्यों? क्योंकि
नरेंद्र मोदी जी ने उसको रोजगार नहीं दिया है, रोजगार उससे छीन लिया है और उसको एक ही रास्ता दिया है, सेल फोन पर इंस्टाग्राम को मतलब देखते रहो, 24 घंटा देखते रहो। यह है हिंदुस्तान की हालत, सच्ची हालत। इसीलिए ये जो युवा थे जिन्होंने सिक्योरिटी ब्रीच जरूर की, वो भी आपकी गलती है, इसलिए वो पार्लियामेंट हाउस में कूद कर आए। हम सब ऑपोजिशन के नेता, ऑपोजिशन के कार्यकर्ता एक साथ खड़े हैं। और आप बात समझिए, ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच में लड़ाई है। जैसे मैंने कहा, नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। जितनी आप नफरत फैलाओगे, जितना आप लोगों को धमकाओगे, डराओगे, उतना इंडिया अलायंस मोहब्बत फैलाएगा, भाईचारा फैलाएगा, एकता और इज्जत फैलाएगा। इंडिया अलायंस इसलिए बना जो मोदी जी, शाह, इन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करने का एक बीड़ा उठाया है, देश के संविधान को खत्म करने का इन्होंने बेड़ा उठाया है। दलितों को, मजदूरों को, किसानों को, महिलाओं को कुचलने का काम इन्होंने किया है और अभी भी कर रहे हैं। इस देश के डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए ही 146 एमपीज को इन्होंने बाहर निकाला। कोई कुछ नहीं बोला। हमारे राम गोपाल यादव जी यहाँ नहीं है, उन्होंने बहुत दूर बैठे थे। ऐसे कई जो 147 एमपीज में दूर दूर बैठे थे, मुंह भी नहीं खोले थे, बोलने का बात उनको समय भी नहीं मिला, लेकिन उसको सस्पेंड किया गया। सस्पेंड करने के बाद हमने बाहर सभी मिलके गांधी स्टैचू के पास सत्याग्रह किया, धरना किया। तब जो हमारे सदन में सरकार के तरफ से ये आता है, मुझे बहुत धक्का लगा कि एक संविधान के उच्च पद पे बैठते हैं ऐसे लोग कहते हैं कि मैं एक फलाना जाति का आदमी हूं, इसीलिए मुझे इंसल्ट कर रहे हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी? मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरफ आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों के ऊपर, दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं, उस वक्त हम खड़ा होके जब नोटिस देते हैं, नोटिस पढ़ने को भी हमको परमिशन नहीं दिए। तो मैं ये क्या कहूं कि ये बीजेपी के लोग, बीजेपी की सरकार एक दलित को बोलने नहीं देगा, ऐसा मैं कहूं? अरे ये तुम संविधान के
पद पे बैठे हो और तुम रोते हो। अरे संविधान चलाओ, संविधान के तहत, डेमोक्रेसी के तहत सबको बात करने का हक है और वो आजादी आप छीन नहीं ले सकते। वो आजादी हमको मिली है जवाहरलाल नेहरू से, वो आजादी हमको मिली है महात्मा गांधी से, वो आजादी हमको मिली है डॉक्टर अंबेडकर से। इन्होंने तैयार करके दिया, लाखों लोग कुर्बानी करके आजादी दिलाए और आप लोग, आपके घर में कोई एक चूहा भी नहीं गया आजादी दिलाने के लिए, है गया। और वो हमको कहते हैं देश को ये बर्बाद कर रहे अपोजिशन के लोग, देश को ये लोग यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं चलने देते, ये कहते हैं। सबको बाहर निकाले आप, सभी एमएलएस को, सॉरी सभी एमपीज को आपने बाहर निकाला और सभी कानून अनअपोज्ड आपने पास कर लिया। 3 क्रिमिनल कानून ऐसे हैं, आगे आने वाले दिन में वो सारे सिटीजन्स को सताएंगे। अच्छे कानून को हम स्वागत करते हैं, किसानों के लिए भी ऐसा ही किया, मजदूरों के लिए भी ऐसे ही कानून लाए। तो इसलिए भाइयों हमको लड़ना है और ज्यादा से ज्यादा एक होकर हमको लड़ना है। तो और आज मोदी जी हर एक को दबा रहे, हमारे कार्यकर्ताओं को जहां कहीं इलेक्शन आता है उनको ईडी का डर, सीबीआई का डर, इनकम टैक्स का डर। अरे कितने डराते हो? अरे ये अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ये डरने वाली नहीं है, झुकने वाली नहीं है। अगर आप कितनी भी कोशिश करो, आप मोदी साहब आप कितनी भी कोशिश करो हमको मिट्टी में दबाने की, हम बीज है, बार बार उठने की आदत है हमको। हम तो तुम दबाने की कोशिश करते हो तो हम उठते हैं और देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए हम सब एक होकर लड़ रहे हैं। मुझे खुशी है कि सारे अपोजिशन के नेता एक हो गए हैं। अब जब सब लोग एक होते हैं तब अकेला मोदी कुछ नहीं कर सकता। और मोदी जी को इतना घमंड आया है, इलेक्शन से पहले ही कहते हैं कि 400 सीट जीतेंगे। तो क्या मतलब भाई, 400 सीट जीतने का क्या है तुम्हारे पास? इतने पॉपुलर तो नहीं है, क्योंकि मैं देखा हूं जब कर्नाटक में आए हर जगह फिरे, गली गली फिरे, हार के आए। तेलंगाना में गली गली फिरे, हार के आए। हिमाचल में गली गली फिरे, हार के आए। ऐसी क्या बात है? तो आप पहले ही कह रहे मैं 400 सीट लाऊंगा। अरे आपको जो जनता आपको सत्ता में बिठाई है वो जानती है कि आपको सत्ता से कैसा बाहर निकालना, नीचे गिराना।